दी गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के नियर बाय जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। दी एरोन मर्चेंट सप्लाइज दी कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। जो एरोन मर्चेंट है, यानी कि जो एरोन का व्यापारी है, वो अपने कॉटन के क्लॉथ जो वीवर्स ने यानी बुनकरों ने जो कॉटन के क्लॉथ प्रोड्यूस किए हैं या बनाए हैं, वो क्लॉथ किसको सप्लाई करता है? टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। दिल्ली के नियर में एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, उसी को सप्लाई करता है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स। जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, वो कपड़ों का कैसे यूज करती है? यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट। उस कपड़ों का यूज, उस क्लॉथ का यूज शर्ट बनाने में करती है। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। जो शर्ट्स हैं वो कहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे? फॉरेन बायर्स को, यानी कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे, यानी देश के बाहर ले जाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो विदेशी व्यापारी होंगे वो लेंगे। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। अमंग द फॉरेन बायर्स, यानी कि फॉरेन बायर्स में जो यूएस और यूरोप के बिजनेस पर्सन है, यानी कि यूएस और यूरोप के जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं? वो एक चेन ऑफ स्टोर्स चलाते हैं, रन करते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। और आगे क्या होता है कि जो ये लार्ज स्टोर्स हैं, इन लार्ज स्टोर्स के जो ओनर है, यानी जो बिजनेस पर्सन है या इस लार्ज स्टोर्स के जो ओनर हैं, वो ये बिजनेस जो है बहुत स्ट्रिक्टली अपने यानी ओन टर्म्स पे चलाते हैं, यानी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे चलाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ स्ट्रिक्टली जो है शर्तें रहती हैं, उसी हिसाब से चल रन करते हैं। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। तो वो क्या क्या करते हैं? जिनसे उनको माल खरीदना रहता है, यानी जिन व्यापारी से उनको क्लॉथ खरीदना रहता है, वो उनसे जो है मिनिमम प्राइस यानी कि लोवेस्ट प्राइस जो है, लोवेस्ट प्राइस के लिए मांग करते हैं कि मतलब अब मैं तुमसे तभी कपड़े लूंगा जब मुझे सबसे लोवेस्ट प्राइस पे दोगे। इन एडिशन, इसके अलावा दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। और मतलब इतना लोवेस्ट प्राइस देने के बाद भी उनको उनके और क्या टर्म्स रहते हैं कि दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। उनकी मांग रहती है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। और प्रोडक्शन का जो मतलब जो कपड़े प्रोडक्शन होंगे उसकी क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड क्लास की होनी चाहिए और टाइमली और डिलीवर होना चाहिए। टाइमली डिलीवर द सेंस, अगर बोले हैं कि हमको 10 दिन में मिल जाएगा, मीन्स एग्जैक्ट 10 दिन में मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनको उसको सप्लाई करना रहता है ना। एनी डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज डील्ड विद स्ट्रिक्टली। यानी कि जो कपड़े उन्होंने सप्लाई किया एक्सपोर्टर ने, अगर उसमें जरा सा भी डिफेक्ट हुआ या डिलीवरी में डिले हुआ तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है डील किया जाता है उसके साथ। यानी कि अगर स्ट्रिक्टली द डील सेंस की मे बी 50% कटौती कर लेगा वो जो बड़ा बिजनेस लार्ज लार्ज स्टोर का जो मालिक रहता है, तो बहुत स्ट्रिक्टली इसके साथ डील करता है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। सो तो एक्सपोर्टर क्या करता है? अगर इतना मतलब इतना अगर स्ट्रिक्टली डील करता है इसके साथ, तो एक्सपोर्टर क्या करता है? एक्सपोर्टर इन पावरफुल बायर्स द्वारा सेट किए गए जो कंडीशंस होते हैं, उसको पूरा प्रयास करता है, अपना बेस्ट जो है ट्राई करता है कि वो कंडीशन जो है पूरे हो जाएँ। यानी कि टाइम पे डिलीवरी हो और स्टैंडर्ड क्वालिटी हो। फेस्ड विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स, द गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट। अब देखो, हमने जो कंडीशन देखे, यानी जो बायर्स होते हैं दोस्तों, जो खरीदार होंगे, उनको पहला चीज़ तो उनको चाहिए कि हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्वालिटी जो है कपड़े की हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और दूसरा कि टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो ये फैक्ट्रीज है, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज, गारमेंट की एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज, ये क्या करती हैं कि इनको जो बायर से बहुत सारा प्रेशर जो है मिलता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि उसके बदले क्या करती हैं, अपना जो कॉस्ट रहता है ना उसको कट कर देती हैं। उसको कट करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट यानी कि जो कपड़े को बनाने में जो खर्चा आ रहा है उसको मिनिमम करने की सोचते हैं, ट्राई करते हैं। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेज। वो जो वर्कर होते हैं, उनके फैक्ट्री के जो मजदूर होते हैं, उनसे मैक्सिमम काम लेते हैं और उनको जो है कि एक लोवेस्ट जो सबसे मिनिमम जो वेक्स होता है, मिनिमम जो सैलरी होती है, उतना जो जितना संभव हो सकती है उतना वो मिनिमम कर देते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। अब इस तरीके से वो अपनी जो खुद की प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड आल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर्स एट ए चीप प्राइस। और जो फॉरेन बायर्स हैं, यानी कि जो फॉरेन खरीदार हैं, उनको जो गारमेंट एक चीप प्राइस पे, सस्ते प्राइस में सप्लाई भी कर सकते हैं।
यानी कि फाइनली किसका यहाँ पे एक्सप्लोटेशन हो रहा है, यानी कि जो मजदूर है, ठीक है, उनका शोषण हो रहा है यहाँ पे। द इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स। जो इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री है उसमें 70 वर्कर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन्स, उसमें से ज़्यादातर औरतें हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्पोरेरी बेसिस, और उसमें से ज़्यादातर वर्कर जो हैं टेम्पोरेरी बेसिस पे एम्प्लॉय किए गए हैं, मतलब उनकी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है कि आप परमानेंट हो, आप टेम्पोरेरी हो। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave। इसका टेम्पोरेरी बेसिस का मतलब क्या होगा कि अगर जब भी वेन एवर मतलब जब भी एम्प्लॉयर को लगता है, यानी जिन्होंने उनको काम पे रखा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को लगता है कि अभी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बोल देंगे कि मतलब कि इसको जो वर्कर होंगे उसको बोल देंगे या फट जाओ, यानी कि ए एम्प्लॉयर है, ठीक है। एम्प्लॉयर चार मजदूरों को रखा है टेम्पोरेरी बेसिस पे, ठीक है। सीजन में चारों का काम था, अब एक सीजन आया जिसमें कि चार की जरूरत नहीं है, केवल दो की है, तो दो को बोल सकता है लीव करने के लिए, मतलब काम से निकाल देगा। वर्कर्स वेक्स आर फिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, जो वर्कर्स हैं यानी जो मजदूर हैं उनका जो वेक्स है, उनकी जो तनख्वाह है वो उनके स्किल्स के हिसाब से फिक्स की गई है। The highest paid among the workers are the tailors who get about 3,000 per month। जो सबसे ज़्यादा जिसको पेड किया जाता है वो है टेलर्स, उनको कितना मिलता है 3,000 पर मंथ। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। जो वुमेन्स हैं वो एम्प्लॉय रखी गई हैं, कैसे, हेल्पर के रूप में। जैसे थ्रेड कटिंग उनका काम है, बटनिंग का बटन लगाने का, आयरनिंग यानी कपड़े को प्रेस करने का, और पैकेजिंग के लिए। दी जॉब हैव द लोवेस्ट वेक्स, इस ये जो जॉब्स हैं यानी कि थ्रेड की कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग, ये जो जॉब है इनमें सबसे लोवेस्ट वेक्स दिया जाता है, सबसे कम सैलरी। जैसे यहाँ पे कॉमन हम देख सकते हैं पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ, टेलर का सबसे ज़्यादा हमने 3,000 देखा, ठीक है। आयरनिंग का पर पीस 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये एक पीस, अगर एक पीस पूरा वो प्रेस करती है तो उसको 1.5 मिलेगा, 2 पीस करती है 3 रुपीज़ मिलेंगे। और चेकिंग का 2,000, थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग का दोनों का 1,500 पर मंथ। दी शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ तक हमने दोस्तों देख लिया कि कमीज में क्या क्या कैसे कैसे शर्ट का क्या क्या प्राइसिंग कैसे हो रहा है, कैसे वो फॉरेन बायर्स लेके जा रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लार्ज स्टोर्स के होते हैं। अब वही शर्ट जब यूनाइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो वहां से देखते हैं क्या क्या होता है। A number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States and are priced at $26। यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक क्लॉथ की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी जो है शर्ट्स जो है डिस्प्ले की गई हैं। लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट, डिस्प्ले यानी प्रदर्शित की गई। जैसे कि अभी कोई ये शॉप हुआ, डोर पे हम देखते हैं ना कि ग्लास का डोर रहता है, उस पर शर्ट लगाए रहते हैं, तो उसको डिस्प्ले बोला गया है यहाँ पर, ठीक, उसको डिस्प्ले की गई है, यानी एक नंबर ऑफ शर्ट आर डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट की एक लार्ज क्लॉथ की शॉप पे बहुत सारे शर्ट जो है डिस्प्ले किए गए हैं, और आर प्राइस है $26, ये डॉलर का सिंबल है, ठीक है। तो अरे एक शर्ट कितने की, $26 की, दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 आर अराउंड 1,800 रुपीज़। हर एक डॉलर की शर्ट की जो कीमत है लगभग $26 है, या रुपीज़ में देखेंगे तो लगभग 1,800 रुपये। यानी देख लो यही शर्ट जब यूएस में पहुंच गया $26 उसकी प्राइस हो गई, यानी कि इंडियन रुपीज़ 1,800 रुपये तब के टाइम का। यानी कि जो एक टेलर की सैलरी जो थी मंथली वो थी जब सबसे ज़्यादा थी, यानी फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी की सैलरी थी वो किसकी थी, टेलर की, 3,000 रुपीज़। यानी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एटलीस्ट दो कमीज ऐसी दो शर्टें खरीद ले, ठीक है। द बिजनेस पर्सन परचेज, अब ये यूज द डायग्राम सुन, ये डायग्राम जो दिया गया इसी हिसाब से हमको नीचे फिल करना है। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर पर शर्ट। जो बिजनेस पर्सन है कितने को परचेज किया, 300 रुपीज़ को, ठीक है। जो बिजनेस पर्सन ने एक शर्ट परचेज किया गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली से, जो गारमेंट का एक्सपोर्टर दिल्ली में था, उससे 300 में एक शर्ट जो है परचेज किया, यानी 300 के हिसाब से हम यहाँ पे केवल एक शर्ट का देखेंगे। ही देन स्पेंड, कितना स्पेंड किया उसने, 200 इधर फॉर एडवर्टाइजिंग, एंड एडवर्टाइजिंग के लिए उसने 400 इन्वेस्ट किया, ठीक है।
इन द मीडिया में उसको एडवर्टाइज करने के लिए, जैसे हमने देखा था वीकली शो में कपड़ों को दिखाया जाता है, तो इसी प्रकार उसने एडवर्टाइजिंग के लिए 400 रुपये इन्वेस्ट किया। एंड अमाउंट कितने पर शर्ट ऑन स्टोरेज के लिए उसने 200 रुपये रखा। ठीक है। डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज 900, यानी टोटल एक तो 300 का उसने परचेज किया, 200 स्टोरेज का खर्चा, 3×2 500, उसके बाद 400 एडवर्टाइजिंग का, मतलब टोटल 900 रुपये। 900 रुपये उसका कॉस्ट आया। वाइल ही सेल द शर्ट फॉर 1800, सोचो 1800 का उस शर्ट को सेल कर रहा है, उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, सीधे डबल 900 रुपीज, यानी 1800 को बेच रहा है, 900 पूरा उसका इन्वेस्ट हुआ, 900 रुपये सीधे मतलब 100% उपा जा रहा है। रुपीज द हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। इफ ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट विल बी हायर। अगर सोचो ये हमने एक शर्ट के पीछे की बात की, केवल एक शर्ट की बात, अगर वो बड़ी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में शर्ट को बेच देगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सोचो कपड़ों में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होती रहती है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है कपड़ों की शॉप पे। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि एक बिजनेस पर्सन जो दिल्ली से गारमेंट एक्सपोर्टर से कपड़े लिया, परचेज किया, उसने लिया 300 रुपीज़ पर शर्ट। ठीक है, 300 रुपीज़ पर शर्ट लिया, फिर उसने एडवर्टाइजिंग के लिए 400 रुपये उसमें लगाए, किसी मीडिया को दिया एडवर्टाइज करने के लिए टीवी शो पे। उसके बाद उसने स्टोर करने का, फिर डिस्प्ले करने का, हर खर्चा पूरा मिला के उसको आया 200 रुपये, और टोटल उसका हुआ कितना, 900 रुपये। और उसने बेचा कितने में, 1800 रुपये में। टोटल प्रॉफिट कितनी हुई उसकी, 900 रुपये। ठीक है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 पर पीस। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो कितने में शर्ट को बेचता है, 300 रुपये पर पीस। द क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट। और जो क्लॉथ और अदर रॉ मटेरियल्स यानी कपड़े को बनाने में जो भी लगता है, उसकी देखें तो एक शर्ट को बनाने में 100 रुपये लगते थे। दी वर्कर्स वेक्स कॉस्ट अनदर 25%। और जो वर्कर्स का वेक्स है, यानी जो उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, वो एक शर्ट के पीछे मान रहे हैं। ठीक है, टोटल नहीं, ये केवल एक शर्ट का है, 25%। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹25%। उसकी रनिंग यानी उसकी दुकान चलाने के लिए जो कॉस्ट आता है वो ₹25 है। टोटल कितना हुआ, 100 रॉ मटेरियल और अदर थिंग मिला के, 25 मजदूरों का प्लस 25 रनिंग द ऑफिस का, टोटल कितना हुआ, 150। अब देखना इधर भी, कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। इसको भी कितना मिल रहा है, डबल 300 रुपीज। टोटल मतलब 300 रुपीज का तो बेचा था ना, एक्सपोर्टर को, बिजनेस पर्सन को 300 में बेचा था, और उसका टोटल खर्चा 150 रुपये, प्रॉफिट 150, यानी कि जितना उसका खर्चा आया उतना वो कमा लिया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, कि मार्केट में गेनर कौन होते हैं। गेनर द सेंस की जो लाभ किसको, ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। चेन ऑफ मार्केट यानी जो मार्केट चेन है, वो कॉटन के प्रोड्यूसर को सुपर मार्केट में आए हुए, यानी जो सुपर मार्केट में खरीदार होता है, उससे जो है जोड़ देती है। ठीक है, कौन जोड़ता है, मार्केट चेन कॉटन के प्रोड्यूसर को सुपर मार्केट के बायर से लिंक कर देता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। अब इस चेन में बाइंग और सेलिंग जो है हर स्टेप पे होता है, यानी खरीदना बेचना हर स्टेप पे होता है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब चलो हम रिकॉल करते हैं, जैसा कि हमने देखा था ऑलरेडी इसके जस्ट पहले चैप्टर में, कि कौन इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस, बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में। डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या सभी इक्वल प्रॉफिट पाते हैं। देयर वर पीपल who made profits in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling। जैसे कि हमने 6 में देखा था ऑलरेडी कि सारे लोगों को इक्वल अमाउंट जो है प्रॉफिट नहीं होता। तो इसमें वही बोलता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कम प्रॉफिट होता है, कुछ होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्न लिटिल। नहीं, अब टॉयल वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, इतना ज़्यादा परिश्रम करने के बाद वो बहुत ही कम कमा पाते, अर्निंग कर पाते। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर, क्या इस टेबल में आप उनको रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो कौन होता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा, ही डिड नॉट गिव एज मच इन द मार्केट। इसमें एक तो था बिजनेस पर्सन। ठीक है, एक बिजनेस पर्सन हो गया, और उसके बाद जो फैक्ट्री को जो व्यापारी था,
जो माल ले जाके वीवर्स को देता था, वो हो गया, ठीक है। और जैसे इसमें हो गया जो कम पाते हैं, जैसे टेलर हो गया, टेलर बहुत कम पाता है। फिर उसके बाद जो वुमेन्स हेल्पर थी, जो बटन वटन लगाती थी, वो कम पाती थी। फिर उसके बाद जो वीवर्स होते थे वो भी बहुत कम पाते थे, ठीक है। और इसमें जो कॉटन की खेती जो करते थे उनको तो बहुत कम मिलता था ना, तो वो भी इसी लिस्ट में आएंगे। मार्केट एंड इक्वलिटी, मार्केट और इक्वलिटी यानी कि समानता। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। जो फॉरेन बिजनेस पर्सन था यानी जो फॉरेन व्यापारी था, वो मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट जो है अर्न किया, कमाया। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। अब इससे अगर कंपैरिजन करें तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो एक मॉडरेट प्रॉफिट पाया, मतलब इससे बहुत कम पाया, एक नॉर्मल प्रॉफिट पाया। On the other hand, the earnings of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. और दूसरी साइड अगर हम देखते हैं, जो फैक्ट्री के गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बेरली यानी कि शायद ही इतना इनफ हो पाते हैं कि उनकी जो डेली की नीड्स हैं, डेली की जो जरूरतें पड़ती हैं उसको कवर कर सके, नहीं कर पाते। इसी प्रकार वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। इसी प्रकार हमने क्या देखा, जो स्मॉल कॉटन फार्मर था यानी जो कॉटन की खेती करता था वो, और जो वीवर था एट इरोड, उन्होंने अपना एक लॉन्ग टाइम, पूरा टाइम दिया, इतना हार्डवर्क किया, उनको कुछ मिलता है नहीं। बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। बट उनको एक फेयर प्राइस मार्केट में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उन्होंने इतना जो लगा के उन्होंने प्रोड्यूस किया है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो एक कॉटन का फार्मर होता है और जो एक वीवर होता है, इतना लॉन्ग टाइम वो लोग काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तब जाके कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद ये कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद जब वो दे देते हैं ट्रेडर को, तो उनको जो प्राइस मिलता है वो फेयर प्राइस नहीं मिलता, ठीक है। तो मार्केट में फेयर प्राइस नहीं मिलता उनको। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। जो मर्चेंट और ट्रेडर होते हैं, इन दोनों के बीच में है। कंपेयर टू द वीवर्स, दे हैव अर्नड मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। अगर हम उसको कंपेयर करें वीवर से तो ज़्यादा वो अर्न कर लेते हैं, बट एक्सपोर्टर के हिसाब से वो बहुत कम है। दस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। इस प्रकार सारे लोग, एवरीवन इक्वली जो है गेन नहीं करते, यानी इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेग इन द मार्केट। यानी कि डेमोक्रेसी में सबको एक जो है फेयर वेग मिलना चाहिए मार्केट में, सभी को फेयर वेग मिलना चाहिए, यानी एक उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेग इन द मार्केट, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे प्रजातंत्र होता है, वहाँ पे सारे लोगों को एक फेयर वेग मिलना चाहिए या उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। वेदर इट इज कांता और सपना, ये कांता भी हो सकती है या सपना भी हो सकती है। If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? अगर फैमिली में if family don't earn enough, यानी कि सारी फैमिली अगर इक्वल जो है अर्न नहीं करेगी, तो कैसे अपने आप को इक्वल मानेगी, दूसरे से नहीं मानेगी ना। ऑन वन हैंड the market offers people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produce। यानी कि एक साइड तो जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है काम करने का, और चीज़ें बेचने का अवसर देता है जो उन्होंने ग्रो या प्रोड्यूस किया है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन, या जो या फार्मर भी हो सकता है जो कॉटन सेल कर रहा है, और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, या जो वीवर है कॉटन क्लॉथ जो है प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक साइड तो जो मार्केट होता है वो ऑफर करता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है क्या, काम करने का। दूसरा तो सेल थिंग्स, यानी कि उन चीज़ों को बेचता है जो उन्होंने, किन्होंने, जो फार्मर्स हुए या जो वीवर्स हुए। जैसे फार्मर्स ने क्या ग्रो किया, कॉटन। वीवर्स ने क्या किया, वीवर्स ने प्रोड्यूस किया क्लॉथ, ठीक है। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन, यानी ये फार्मर्स हो सकता है जिन्होंने कॉटन को सेल किया, और वीवर्स हो सकता है जिन्होंने क्लॉथ को प्रोड्यूस किया। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी साइड, इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, ये तो यूजुअली जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं वो मैक्सिमम अर्निंग, मार्केट से मैक्सिमम अर्निंग पाते हैं। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज।
ये वही लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और खुद की फैक्ट्रीज हैं इनकी। दी लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग्स एक्सेट्रा, यानी कि वही अमीर लोग और पावरफुल लोग हैं जो मैक्सिमम अर्निंग करते हैं मार्केट में, ठीक है। इनके पास बहुत पैसे होते हैं और इनकी खुद की फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्री जोन करते हैं, और इनकी लार्ज शॉप्स होती हैं और लार्ज लैंड होल्डिंग के बाद मतलब लैंड भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स, जो गरीब लोग होते हैं तो उनको इन रिच अमीर और पावरफुल लोगों पे बहुत सारी थिंग्स की वजह से डिपेंड रहना पड़ता है। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स एज इन द केस ऑफ सपना द स्मॉल फार्मर, जैसे कि हमने सपना स्मॉल फार्मर के बारे में देखा था कि वो व्यापारी पे लोन के लिए डिपेंड थी। तो दे हैव टू डिपेंड फॉर, उनको तो पहले चीज़ लोन के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, और अपने गुड्स की यानी अपने सामान की मार्केटिंग के लिए यानी उसको बेचने के लिए। वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम, जैसे कि हमने देखा था पुटिंग आउट सिस्टम में वीवर्स का क्या हाल था। एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और सबसे ज़्यादा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये परमानेंट तो होता नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्हें बड़े लोगों पे या अमीर लोगों पे यानी कि पावरफुल लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री, अब गारमेंट फैक्ट्री में जैसे वर्कर्स हैं, अब उनको अगर काम नहीं मिलेगा, ठीक है, काम नहीं मिलेगा तो अब अर्निंग कहाँ से करेंगे, अर्निंग करेंगे नहीं तो डे टू डे जो नीड्स है उसको पूरा कैसे करेंगे। यानी कि जो गरीब लोग हैं या जो वर्कर लोग हैं, जो स्मॉल लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको कैसे डिपेंड करना पड़ता है रिच और पावरफुल पे, लोन्स के लिए, पहला हमने देखा लोन्स के लिए, और दूसरा उनको डिपेंड जैसे कि स्वप्ना वाले केस में हमने देखा था, फिर रॉ मटेरियल्स के लिए और अपने सामान को बेचने के लिए, ठीक है, जैसे कि पुटिंग आउट सिस्टम में हमने देखा था। फिर ज़्यादा करके मोस्ट ऑफन क्या होता है, सबसे ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्भर होना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस, इस डिपेंडेंसी की वजह से या इस निर्भरता की वजह से दी पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, जैसे हमने ऑलरेडी बताया जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका मार्केट में एक्सप्लोटेशन होता है या शोषण होता है। देयर आर वेज टू ओवरकम दिस सच एज फार्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी कि जैसे हमने देखा यहाँ पे इस डिपेंडेंसी की वजह से जो गरीब लोग हैं यानी जो छोटे मजदूर हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, बड़े लोगों पे, रिच और पावरफुल लोगों पे, और इस प्रकार उनका मार्केट में कितना बहुत ज़्यादा जैसे हमने देखा कि शोषण होता है कि एक जो एक्सपोर्ट कर रहा है कपड़े को वो 300 में कर रहा है और 150 उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है एक पीस के पीछे, और जो फॉरेन बायर्स है वो भी बेच रहा है कपड़ों को, खरीद रहा है 300, टोटल खर्चा उसका आ रहा है 900 में, 900 का, और बेच रहा है 1800 का, सीधे वो लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट पा रहे हैं। बट जो गरीब लोग हैं जैसे कि 1500 रुपये पर महीने हमने देखा कि जो हेल्पर्स थी, वुमेन्स हेल्पर, उनकी सैलरी थी, ठीक है। तो इनसे इससे क्या होता है मार्केट में गरीब लोगों का शोषण होता है, तो इस शोषण से भी ओवर कमाने का यानी कि इस शोषण से निकलने के भी तरीके हैं, जैसे क्या कि प्रोड्यूसर्स का कोऑपरेटिव बनाना, फॉर्मिंग कोऑपरेटिव, जैसे हमने कोऑपरेटिव में देखा था ना कि अगर जो लूम्स होते हैं, जो पावर लूम्स होते हैं और नॉर्मली बहुत महंगे आते हैं, 20,000 पर पीस आता है, तो क्या करते हैं कि एक कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बनाते हैं, एक प्रोड्यूसर का एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, उसमें 4-5 प्रोड्यूसर जो है एक साथ काम करते हैं तो उनको इक्वल अर्निंग होती है। यानी कि इससे ओवर कम होने का एक तो तरीका है कि कोऑपरेटिव फॉर्म करें, प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव फॉर्म करें, और दूसरा कि वो जो कानून है, जो लॉ है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ठीक है। इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द टावा रिवर, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर यानी कि इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसी प्रकार का एक फिश वर्कर था, फिश वर्कर यानी मछुआरा, उसने कैसे एक कोऑपरेटिव का स्टार्टिंग किया था, एक कोऑपरेटिव कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ पे, तावा रिवर के, तावा रिवर पे। अब देखते हैं ग्लोसरी में, जिनिंग मिल, a factory where seeds are removed from cotton balls। जिनिंग मिल क्या होता है, जहाँ एक फैक्ट्री जहाँ पे जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं इसके कॉटन के, उसको रिमूव किया जाता है बॉल से। द कॉटन इज प्रेस इनटू बेल्स, और उसको बेल में प्रेस किया जाता है और स्पिनिंग के लिए, थ्रेड में स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। एक्सपोर्टर क्या होते हैं, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स अब्रोड। एक्सपोर्टर वो होते हैं एक ऐसा पर्सन जो सामानों को अब्रोड भेजे, मतलब इंडिया से बाहर भेजे। इम्पोर्टर कौन होगा, ऐसा पर्सन जो बाहर से सामान को इंडिया में लाए, ठीक है। तो प्रॉफिट
द अमाउंट दैट इज लेफ्ट आर गेन फ्रॉम अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, यानी वो अमाउंट जो हमारे पास बचता है कि हमने सारा उसमें से डिडक्ट कर लिया, जितना भी कॉस्ट आया था, यानी जितना भी हमको उसमें खर्चा लगा था कुछ बनाने में। मान लो हमने एक बॉल बनाई, बैट बनाया लकड़ी का, ठीक है, 100 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आया, 100 का, और हमने उसको बेचा कितने में, 200 का। तो फाइनली अगर हम देखेंगे 200 का हमने बेचा और 100 रुपये पूरा बनाने में खर्चा आया, मजदूरी, लकड़ी, जो भी रॉ मटेरियल था सबको मिला के कितना आएगा हमारा गेन, कितना हमने किया प्रॉफिट, 100 रुपीज़। ठीक है, तो यही 100 रुपीज़ जो है हमारा, जब पूरा खर्चा मिला के डिडक्ट करने के बाद जो बचता है हमारे पास जो अमाउंट, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट आर मोर देन द अर्निंग्स इट वुड लीड टू अ लॉस, अगर यही कॉस्ट अर्निंग से ज़्यादा हुई तो हम लॉस में जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो बैट को बनाने में टोटल 200 रुपये है और वो बिका ही 150 का, कितने का, 150 का, तो यानी कि हमने जितना लगाया उतना भी नहीं पा पाया, तो हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।